हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं तुम्हारे सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट को। इससे पहले मैं पार्ट 1 को अपलोड कर चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत फनी वे में, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को मैंने पार्ट फर्स्ट में जो भी टॉपिक थे उसको मैंने क्लियर कर दिया है। उम्मीद है आपको भी समझ में आ गया होगा पार्ट फर्स्ट। लेकिन आज हम करने वाले हैं उसका पार्ट सेकंड, और ये जो चैप्टर है इसके पार्ट वाइज आएंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है और मैं इनको बहुत ही डीपली तरीके से समझाना चाहता हूं, इसलिए मैं इनको पार्ट वाइज में बना रहा हूं। इसलिए आप किसी भी पार्ट को देखना मत भूलना, सारे पार्ट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें तुम्हें डिटेल नोट्स मिलेंगे और तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस तुम पढ़ते जाओ और उसको कॉपी में नोट डाउन करते जाओ। तुम्हें बुक उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बुक के सारे कंटेंट इसमें छपे हुए हैं। तो आओ बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं तुम्हारे अगले पार्ट सेकंड के फर्स्ट टॉपिक। तो देखो, अब तुम्हारे बुक में दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में आपको मैंने सेल के बारे में बता दिया था, ठीक है। सेल के बारे में जो जो चीजें थी, सेल का कैसे और ठीक है ओरिजिन हुआ, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है, कैसे हम उसको देख सकते हैं, ये सारी चीजें, सेल की डेफिनेशन क्या होती है, सब चीजें मैंने पार्ट फर्स्ट में डिफाइन कर रखा है। तो आप पार्ट फर्स्ट को अगर नहीं देखा है तो देख लेना, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे पता है, उम्मीद है कि पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा आपने। अब स्टार्ट कर लो अपना पार्ट सेकंड। तो देखो, तो सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल में। तो सबसे पहला टॉपिक आता है आपका सेल मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है, या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या होता है, तो देखो, तो जो सेल है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये आपका सेल है, ये बेटा क्या है, ये आपका सेल है। तो ये जो सेल का जो सबसे बाहर का जो लेयर होता है ना, ये जो सबसे बाहरी किनारा होता है, सबसे बाहरी किनारा, आप क्या करो अपनी कॉपी में ना एक गोल बनाओ, एक गोला बनाओ, यानी कि एक सर्कल बनाओ, और सर्कल बना के, ठीक है ना, उसके बीचों बीच में क्या करो, एक गोला सा डार्क करके तुम क्या करो, पेंसिल से बनाओ। तो जो तुमने पहला गोला बनाया था ना, सर्कल जो बनाया था, वही सर्कल का जो तुमने बनाया है ना, वही सर्कल, ठीक है, वही क्या है, तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये जो सबसे किनारे किनारे आपको दिखाई दे रहा है ना सेल का, यही क्या है, सेल मेम्ब्रेन। इसको हम दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन बाउंड्री। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, बहुत ही पतला बाउंड्री होता है एक सेल का। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल का पतला बाउंड्री होता है। सराउंड द सेल, जो सेल को पूरे चारों तरफ से घेरे रहता है। तो एक सेल को चारों तरफ से घेरे रखने का काम कौन करता है, तो सेल मेम्ब्रेन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। प्रोटेक्ट सेल कंटेंट्स। तो देखो, इस सेल है, ये आपको दिखाई दे रहा सेल है, और इस सेल के अंदर बहुत सारे कंटेंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे कंटेंट्स हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सब चीजों को क्या करता है, आउटर मोस्ट इन्वायरमेंट से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, कौन, सेल मेम्ब्रेन। तो सिंपल सी है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन एक थिन बाउंड्री होती है जो क्या करता है, एक सेल को चारों तरफ से घेरे रहता है, और ये सेल के अंदर पाए जाने वाली सभी चीजों को, ठीक है, बाहर के एनवायरमेंट से क्या करता है, ये बचाता है, सेल मेम्ब्रेन। आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको और हम क्या करते हैं, ठीक है ना, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। देखिए ये रहा क्या है, ये देखो, इसका जूम करके दिखाया गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जूम करके दिखाया गया। इस तरीके का रियल में स्ट्रक्चर होता है। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरीके का हमें पूरा का पूरा रियल स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। आइए फंक्शन देखते हैं, इसका काम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका काम क्या है। तो सबसे पहला काम क्या है, इसका प्रोटेक्शन करना, वो तो मैंने आपको बताया अभी। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट इनर सेल पार्ट। सेल के अंदर जो तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, ये सब दिखाई दे रहा है सेल के अंदर, इन सब सेल को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो सेल के अंदर जितनी भी चीजें पाई जाती हैं उन सबको प्रोटेक्ट करने का क्या करता है, काम करता है, कौन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गिव शेप, एक सेल को शेप कौन देता है, एक सेल जो है उसको शेप कौन देगा, उसको आकार कौन देगा, तो उसको आकार सेल मेम्ब्रेन देता है। तो सेल मेम्ब्रेन का अगला काम क्या हो गया, ये शेप देता है। तो डिफाइन इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेल, तो ये सेल को एक शेप देता है कि सेल का शेप कैसा होगा। सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी, देखिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी भी कहते हैं या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली
परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है, इसको प्रागम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता, अलाउ सब सब्सटेंस टू पास ब्लॉक अदर्स। ये क्या करता है, सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, वो क्या करता है, सेल के अंदर चीजों को आने और जाने देता है और कुछ चीजों को रोक देता है। तो ये क्या करता है, सिलेक्ट करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, चीजों को सिलेक्ट करता है कि कौन सी चीजें अंदर जाएगी, कौन सी चीजें बाहर आएंगी और कौन सी चीजें नहीं जाएंगी। तो इसलिए ये सिलेक्ट करता है चीजों को जाने के लिए, आने के लिए, इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। हिंदी में इसको प्रागम्य झिल्ली कहा जाता है। तो प्रागम्य झिल्ली इसे क्यों कहा जाता है, प्रागम्य झिल्ली इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोशिका के अंदर चीजों को आने और जाने देता है और कुछ चीजों को रोकता है, इसलिए इसको प्रागम्य झिल्ली यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन कहा जाता है। आइए, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसे क्यों कहा जाता है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द property of the cell membrane means some material can pass through, some cannot। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या होगा, कुछ चीजें बाहर जाएंगी और कुछ चीजें अंदर आएंगी और कुछ चीजें जाएंगी ही नहीं, इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड कैन मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन। तो एक जो सेल मेम्ब्रेन है, जो कोशिका झिल्ली है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑक्सीजन जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आने और जाने के लिए कौन सिलेक्ट करता है, तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ही करता है। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ और चीज जा रहा है ना किसके अंदर, सेल के अंदर, तो उसे जाने नहीं देगा। ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल व्हाट एंटर एंड लीव द सेल। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, ये चीजों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है कि किस चीज को अंदर भेजना है और किस चीज को भेजना नहीं है। तो प्रोटेक्ट द सेल, गिव द सेफ, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस। तो उम्मीद है आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझ में आ गया होगा। एक थिन बाउंड्री होती है जो क्या करता है, सराउंडेड करता है सेल को और प्रोटेक्ट करता है आउटर मोस्ट आउटर एनवायरनमेंट से। इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना, सेफ देना और सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी। तो इसको सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है, तो मैंने आपको बताया चीजों को आने और जाने देता है। तो उम्मीद है आपको यह सेल का जो स्ट्रक्चर था, पहला सेल मेम्ब्रेन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा क्या है टॉपिक, अगला है हमारा ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या है हमारा ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो चीजों को आने और जाने देता है। क्या करता है बेटा, चीजों को आने और जाने देता है। तो आने जाने के लिए कोई तो प्रोसेस होगा, कोई तो प्रोसेस होगा ना, चीजें आ रही हैं जा रही हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम ऑस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, जिससे चीजें क्या होती है, बाहर जाती और आती हैं, चीजें बाहर जाती और आती हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में इसे प्रासरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रासरण कहा जाता है। ठीक है, तो पहले हम ऑस्मोसिस को समझते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी बाकी चीजों को देखेंगे। तो देखिए ऑस्मोसिस का डेफिनेशन देखें तो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, तो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन लिखोगे कि जब पानी, ठीक है, प्रासरण का डेफिनेशन लिखोगे कि जब पानी यानी कि जब वाटर के मॉलिक्यूल सिलेक्टिवली परमिएबल के थ्रू, सिलेक्टिवली परमिएबल के थ्रू क्या करते हैं, आते और जाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो भैया ऑस्मोसिस में कौन जाता है, तो वाटर के मॉलिक्यूल जाते हैं। ठीक है, क्या जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल, और वाटर के मॉलिक्यूल को आने और जाने के लिए क्या चाहिए, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए। अब आइए, अब जाता आता क्या चाहिए, ये कैसे और जाता और कैसे आता है। ठीक है, ये भी समझ लो। तो ये फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन, बताया कि पानी ऑस्मोसिस के अंदर, ठीक है, पानी जो होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल के थ्रू बाहर जाता है और अंदर आता है। ठीक है, आता है जाता है, लेकिन ये जाता कैसे है, तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। किसकी तरफ जाता है बेटा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये जाता है।
सुनिए, अब हायर कंसंट्रेशन क्या हो गया और लोअर कंसंट्रेशन क्या हो गया। मान लीजिए आप क्या करो, आप ना बेटा आप 2 बीकर ले लो, ठीक है ना, आप क्या ले लो, 2 बीकर ले लो, ठीक है ना। आप क्या करो इस तरीके का, देखो 1 बीकर ये ले लिया आपने और 1 बीकर आपने ये ले लिया। अब इस बीकर के अंदर केवल आप क्या करो, पानी डालो, इस बीकर के अंदर केवल क्या करो, पानी डालो, ठीक है। इस बीकर के अंदर केवल आप क्या करो, पानी डालो, और इस वाले बीकर के अंदर तुम पानी भी डालो और नमक भी डालो, क्या डालो, सॉल्ट भी डालो और पानी भी डालो, ठीक है। तो बताओ आप पानी किसमें ज्यादा है, पानी इसमें केवल तुमने क्या किया है, पानी भरा है, इस वाले में तुमने केवल पानी भरा है और इस वाले में तुमने पानी भी भरा है और नमक भी भरा है, क्या भरा है, पानी भी भरा है और क्या भरा है तुमने इसमें, नमक भी भरा है। तो अब बताओ कि पानी ज्यादा किसमें है, पानी किसमें ज्यादा होगा, तो पानी इसमें ज्यादा होगा और पानी इसमें क्या होगा, कम होगा। तो ये वाला जो पानी जिसमें ज्यादा है, तो पानी का ये हायर कंसंट्रेशन है, उच्च सांद्रता है, इसकी सांद्रता क्या है, पानी की उच्च सांद्रता है, क्योंकि इसके अंदर पानी क्या है, ज्यादा है। अब इसके अंदर पानी क्या है, कम है। तो पानी किधर से किधर जाएगा, तो जिसमें पानी ज्यादा है उसमें से पानी दूसरे वाले बीकर में जाएगा, किसमें जाएगा, दूसरे वाले बीकर में जाएगा, क्योंकि इसमें पानी का कंसंट्रेशन कम है। तो जो पानी का कंसंट्रेशन जिसमें ज्यादा होता है वहां से पानी हायर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन क्या है, उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता क्या है। तो आपको मैंने बताया कि ऑस्मोसिस वह प्रोसेस होता है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल सेलेक्टिवली परमिएबल के थ्रू, ठीक है, क्या करते हैं, पास होते हैं। ये पास कैसे होते हैं, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, और हायर कंसंट्रेशन तो मैंने आपको बताया कि इस बीकर में क्या है, पानी कम है, इस बीकर में क्या है, इस वाले बीकर में पानी ज्यादा है और इस वाले बीकर में पानी भी है, नमक भी है। लेकिन इस वाले बीकर में पानी क्या है, कम है, और इस वाले बीकर में पानी क्या है, ज्यादा है। तो पानी यहां से यहां तक जाएगा, पानी यहां से यहां जाएगा, क्योंकि इसकी हायर कंसंट्रेशन है और इसका क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। तो वाटर के मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, समझ में आ गया होगा। आइए, वाटर मूव्स, ठीक है। तो ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, वाटर मूव्स करते हैं फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन, कहां से, डाइल्यूट सॉल्यूशन से मोर वाटर टू लेस सॉल्यूट, ठीक ना। मोर वाटर पानी ज्यादा हो और सॉल्यूट क्या हो, कम हो, पानी ज्यादा और सॉल्यूट क्या हो, कम हो। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेस वाटर मोर सॉल्यूट। तो मैंने आपको बताया कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाता है, तनु विलयन से, ठीक है, सांद्र विलयन की तरफ जाता है। ये तनु विलयन से किसकी तरफ जाता है, तो सांद्र विलयन की तरफ जाता है। तो ये ध्यान रखना कि जो ऑस्मोसिस में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ जाता है। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है तो समझ लो। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है, तनु सॉल्यूशन, तनु विलयन वह विलयन होता है जिसके अंदर पानी ज्यादा होती है, ठीक है ना, पानी ज्यादा होती है और नमक क्या होता है, कम होता है, तो उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। लेकिन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर पानी कम होता है और सॉल्यूट यानी कि नमक ज्यादा होता है, ठीक है। मूवमेंट कंटेंट अंटिल बैलेंस इज रीच। और ये देखिए ये मूवमेंट कब तक होते रहेगा, ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कब तक जाते रहेगा, ये तब तक जाते रहेगा जब तक दोनों का पानी बैलेंस ना हो जाए, जब तक दोनों का पानी क्या ना हो जाए, बैलेंस ना हो जाए, तब तक ये जाता ही रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ऑस्मोसिस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है, यहां पर तुम्हें ऑस्मोसिस का क्या दे रखा है, तुम्हें यहां पर ऑस्मोसिस का तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। क्या दे रखा है, ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट दे रखा है, ठीक है। तो देखिए एक्सपेरिमेंट में तुम्हारे बुक में दे रखा है एक्सपेरिमेंट तुम्हें क्या करना है, एक आलू लेना है, क्या लेना है, एक आलू पोटैटो लेना है, उस पोटैटो को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। किसमें करना है, 2 इक्वल पार्ट, बिल्कुल ना ज्यादा ना छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम साइज का होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, सेम साइज के। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एक बीकर लेना है, क्या लेना है, बीकर ए लेना है, फिर बीकर बी लेना है। एक जो बीकर ए है उसमें केवल आपको पानी रखना है, बीकर ए में केवल क्या रखना मुन्ना, पानी रखना है। बीकर बी में तुम्हें मुन्ना क्या रखना है, तो पानी भी रखना है, लेकिन सॉल्ट और शुगर का 20% होना चाहिए। बीकर ए में ओनली पानी, बीकर बी में तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए, लेकिन 20% तुम्हारा क्या होना चाहिए, उसमें शुगर या सॉल्ट होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अब तुमने क्या किया, इसको रख दिया। अब कुछ सेकंड के लिए तुमने क्या करो, इसके 1 घंटे के लिए छोड़ दो, ठीक है। 1 घंटे के लिए तुम क्या कर दो, इसको तुम छोड़ दो,
इसको तुम्हें क्या करना है, 1 घंटे के लिए तुम्हें इसको छोड़ देना है। अब उसके बाद जब 1 घंटे के बाद तुम जो इसको छोड़ दोगे ना, तो होगा क्या वो देखो, ठीक है। उस कंडीशन में होगा क्या, तो जो बीकर ए है ना, उसके अंदर जो पोटैटो फूल जाएगा। बीकर ए का पोटैटो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, और बीकर बी का पोटैटो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। बीकर बी का पोटैटो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। अब आइए, अब ये बीकर ए का जो पोटैटो फूला क्यों, और बीकर बी का पोटैटो क्यों सिकुड़ गया, ठीक है, श्रिंक क्यों हो गया। तो देखो, जो बीकर ए में जो पोटैटो हमने रखा है ना, उसके अंदर वाटर का, ठीक है, वाटर जो है वो हायर कंसंट्रेशन है, और जो पोटैटो के अंदर जो वाटर है वो लोअर कंसंट्रेशन में है। पोटैटो के अंदर जो वाटर है वो क्या है, लोअर कंसंट्रेशन में है, और जो बीकर के अंदर जो वाटर है वो हायर कंसंट्रेशन में है। तो मैंने तो अभी आपको बताया कि हायर कंसंट्रेशन, पानी कहां जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक। तो जो इसका जो पानी था, जो बीकर ए में जो पानी रखा था, वो कहां पे घुस गया, वो कहां चला गया, वो चला गया पोटैटो के अंदर, और पोटैटो को क्या कर दिया, फुला दिया। तो यही तो क्या है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। लेकिन बीकर बी में क्या हुआ मुन्ना, तो बीकर बी में ये हुआ मुन्ना कि ना, जो क्या कहते हैं, बीकर बी के अंदर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर पानी भी था और उसके अंदर सॉल्ट भी था, लेकिन जो आलू के अंदर जो पानी था वो हायर कंसंट्रेशन में था, और जो बीकर के अंदर पानी था वो लोअर कंसंट्रेशन में था। किसमें था, लोअर कंसंट्रेशन में। तो पानी आलू से निकलकर कहां जाएगा, तो पानी में जाएगा। इस वजह से ये क्या हो गया, सिकुड़ गया। तो वाटर मूव थ्रू सेल मेम्ब्रेन, वाटर किससे मूव करता है, सेल मेम्ब्रेन से क्या करता है, मूव करता है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा और ऑस्मोसिस भी समझ में आ गया होगा। लेकिन आइए, एक और टॉपिक है डिफ्यूजन का, आपके बुक का एक और टॉपिक है, ठीक है, डिफ्यूजन का, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में विसरण। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम हिंदी में विसरण। एक ऑस्मोसिस होता है और एक क्या होता है, विसरण, यानी कि परासरण और एक विसरण, ठीक है। तो आइए डिफ्यूजन देखते हैं। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है ये, ठीक है। मैं कह रहा हूं ना बहुत आसान है, बस तुम्हें इतना याद रखना है कि ऑस्मोसिस के अंदर होता क्या है, पानी जाता है, पानी आता जाता है, लेकिन डिफ्यूजन के अंदर पानी को छोड़ के, पानी भी आता जाता है डिफ्यूजन के अंदर, लेकिन पानी के अलावा भी कुछ और पार्टिकल जाते हैं। तो इसमें सिंपल तुम्हें यह ध्यान रखना है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, डिफ्यूजन के अंदर पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, किसका होता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे कि डिफ्यूजन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इनका मूवमेंट होगा डिफ्यूजन के अंदर, लेकिन ऑस्मोसिस के अंदर ओनली वाटर का मूवमेंट होगा। किसका मूवमेंट होगा, वाटर का। तो डिफ्यूजन के अंदर पार्टिकल का मूवमेंट होता है, डज नॉट रिक्वायर मेम्ब्रेन, इसमें मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसमें मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट नहीं होता किसके अंदर, डिफ्यूजन के अंदर। देखो यहां पर पार्टिकल्स क्या है, मान लो ये ऑक्सीजन के पार्टिकल्स है, तो ऑक्सीजन के पार्टिकल यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा हायर कंसंट्रेशन में है, किसमें है, हायर कंसंट्रेशन में। तो ये हायर कंसंट्रेशन से किसमें जाएंगे, तो ये लोअर कंसंट्रेशन में जाएंगे मुन्ना, किसमें जाएंगे, लोअर कंसंट्रेशन में ये जाएंगे। तो डिफ्यूजन में पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं, क्या करते हैं, पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं। आइए दोनों में अंतर देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो वाट मूव्स, ठीक है, फीचर्स क्या है, वाट मूव्स, क्या मूव्स करता है, इसमें पार्टिकल मूव्स करते हैं, इसमें ओनली वाटर, ठीक है। डायरेक्शन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसमें भी क्या होता है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन। मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड, तो डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली नहीं चाहिए, लेकिन इसमें सेलेक्टिवली परमिएबल चाहिए, इसमें परमिएबल चाहिए। एग्जांपल, परफ्यूम स्मेल्स स्प्रेडिंग इन एयर, जैसे तुम क्या करते हो, उसको इंप्रेस करने के लिए परफ्यूम लगाते हो ना, इंप्रेस करने के लिए क्या करते हो, परफ्यूम लगाते हो, और तुम्हारा परफ्यूम उसके तक पहुंच जाता है और फिर बोलती है वाओ क्या परफ्यूम है ना। तो जो परफ्यूम उसकी तरफ गया है ना, जो परफ्यूम गया है और उसने वाह बोला है, वो किसकी वजह से गया है, तो डिफ्यूजन की वजह से गया है। तो जो परफ्यूम जो होता है, परफ्यूम का जो स्मेल होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाता है, वो किसकी प्रोसेस से जाता है, तो डिफ्यूजन की प्रोसेस से जाता है। ऐसे ही मान लो तुम्हारे घर में आज बना है मटर पनीर, झूठ मत बोलना, बनाना तुम्हारे घर में मटर पनीर, लेकिन वो बाहर तक उसका फ्रेग्रेंस जा रहा है, उसका फ्रेग्रेंस कहां जा रहा है, बाहर तक जा रहा है, तो किसकी प्रोसेस से जा रहा है, डिफ्यूजन की प्रोसेस से जा रहा है मुन्ना, किसकी प्रोसेस जा रहा है, डिफ्यूजन। वाटर एंटरिंग रूट सेल, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो गया, वाटर एंटरिंग रूट सेल, ठीक है, ऑस्मोसिस। तो रूट के अंदर, जड़ के अंदर जो पानी जो जाता है वो किसके थ्रू जाता है, तो पानी जो होता है रूट के अंदर ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है बेटा, ठीक है।
रियल लाइफ एक इंपॉर्टेंट देखो इसका ऑस्मोसिस का और डिफ्यूजन का। तो वाटर एंटर रूट सेल बाय ऑस्मोसिस, ठीक है, यानी कि जड़ के अंदर पानी किस प्रक्रिया के द्वारा जाता है, तो जड़ के अंदर पानी, ठीक है, आपका प्रासरण की प्रक्रिया के द्वारा जाता है, यानी कि ऑस्मोसिस के थ्रू। इन ह्यूमन बॉडी हेल्प इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड, ठीक है, जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको ऑब्जर्व करके, ठीक है ना, क्या करना, ब्लड तक पहुंचाना, ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। मेंटेन सेल बैलेंस, सेल बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या करता है, सेल को बैलेंस करता है, ठीक है। आइए की पॉइंट देखा था, तो ऑस्मोसिस में वाटर मूवमेंट होता है, डिफ्यूजन में पार्टिकल होते हैं, वाटर मूव फुल डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड, ठीक है, और इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ प्रोसेस इन प्लांट एनिमल्स, रिमेंबर, ठीक है। ऑस्मोसिस स्पेशल टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन ही है, ऑस्मोसिस भी मुन्ना डिफ्यूजन ही है, ठीक है, यानी कि जो प्रासरण है वो भी विसरण ही है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का क्या है, एक स्पेशल टाइप का ऑस्मोसिस जो है डिफ्यूजन है। ऑस्मोसिस इज अ डिफ्यूजन ऑफ अ स्पेशल टाइप, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन which only water moves across selectively permeable membrane। लेकिन डिफ्यूजन में तो क्या होता है, वाटर भी, डिफ्यूजन में क्या होता है, पार्टिकल्स जाते हैं, क्या जाते हैं, पार्टिकल्स जाते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, ओनली वाटर के मॉलिक्यूल्स जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन ही हो, वो स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, क्या है, स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, ठीक है। उम्मीद है आपको ऑस्मोसिस समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्या है हमारे पास, ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन ऑन सेल, ठीक है। आपके बुक में दे रखा है, ठीक है ना, डब्बा बनाकर दे रखा है आपके बुक में कि अगर हम सेल को अलग अलग सॉल्यूशन में रखें, जो सेल है, ठीक है ना, सेल, अब किसमिस सोचो, किसमिस पता है ना, ठीक है ना, किसमिस तो सुने होगा ना, तो जो किसमिस को अब सेल मान लो, किसमिस को अब क्या मान लो बेटा, सेल मान लो। अब उस सेल को हम क्या करें, अलग अलग सॉल्यूशन में डालें तो क्या क्या होगा, ठीक है, अलग अलग बिलियन में सेल को रखने से क्या क्या होगा, ठीक है, अलग अलग बिलियन में सेल को रखने से क्या क्या हो सकता है। तो आइए, तो हमारे पास तीन प्रकार के क्या है हमारे पास, ठीक है, सॉल्यूशन है। एक मिनट बताऊं तुम्हें, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन वो होता है जिसमें हम पानी के अंदर कुछ मिला देंगे ना तो सॉल्यूशन बन जाएगा। विलियन क्या होता है, पानी के अंदर कुछ मिला देना सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है बेटा। आइए, तो हमारे पास तीन प्रकार के सॉल्यूशन है और तीनों प्रकार के सॉल्यूशन में हम एक एक बार क्या करेंगे, सेल को डालेंगे, सेल को तीनों सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, एक एक बार करके डालेंगे। तो आइए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, पहला क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कौन सा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिसको हिंदी में समप्रासरण दाबी विलयन, समप्रासरण दाबी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन को। तो आइए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सॉल्यूट कंसंट्रेटेड आउटसाइड इनसाइड द सेल, ठीक है, यानी कि जो सॉल्यूट जो होता है वो कंसंट्रेटेड होता है आउटसाइड और इनसाइड द सेल, सेल के बाहर और सेल के अंदर जो सॉल्यूट है, जो क्या है, सॉल्यूट है, जो विलय है, वो दोनों कैसे हैं, कंसंट्रेटेड है, वो कैसे हैं, कंसंट्रेटेड है। सुनिए, कहने का मतलब है कि सेल के अंदर भी पानी बराबर है और सेल के बाहर भी पानी क्या है, बराबर है, सेल के अंदर भी पानी बराबर है और सेल के बाहर भी पानी क्या है, बराबर है, ठीक है मुन्ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पानी अंदर जाएगा बाहर जाएगा, बताओ एक बार कमेंट करके बताओ, पानी अंदर जाएगा बाहर आएगा, कि जब दोनों तरफ बराबर बराबर पानी है तो क्या पानी अंदर जाएगा या बाहर आएगा, तो पानी ना अंदर जाएगा ना बाहर आएगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जब सॉल्यूट कंसंट्रेटेड आउटसाइड इनसाइड द सेल, सेल के अंदर का जो सॉल्यूट है और जो बाहर का जो सॉल्यूट है वो दोनों क्या है, इक्वल है, या फिर वाटर क्या है, बाहर भी इक्वल है, वाटर जो अंदर भी क्या है, इक्वल है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ना पानी अंदर जाएगा ना पानी बाहर जाएगा, इस वजह से इस सॉल्यूशन में नो चेंज आएगा, सेल के अंदर नो चेंज आएगा। समप्रासरण दाबी विलयन में सेल के अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं आता है, वाटर मूव्स इन एंड आउट इक्वली, जितना पानी अंदर जाएगा उतना पानी बाहर आएगा, जितना पानी अंदर जाएगा उतना पानी बाहर आएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पानी क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो जिसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड इक्वल टू इनसाइड द सेल, तो उस तरीके को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें पानी
जिस जिस सॉल्यूशन जिस विलियन में, ठीक है, जिस विलियन में पानी और बाहर का पानी और कोशिका के अंदर का पानी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोशिका ना फूलेगी ना सिकुड़ेगी, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कम रासायनिक दाबी विलयन। अब आइए हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या है, सॉल्यूट कंसंट्रेटेड आउटसाइड, ठीक है, सॉल्यूट कंसंट्रेटेड, जो सॉल्यूट है वो कंसंट्रेटेड है, बाहर में पानी ज्यादा है, बाहर में पानी क्या है, ज्यादा है, इनसाइड द सेल, सेल की तुलना में, ठीक है, सेल की तुलना में, ठीक है ना, इनसाइड द सेल, तो मोर वाटर आउटसाइड, ठीक है, तो बाहर से पानी कहां आएगा, अंदर आएगा, जब पानी बाहर ज्यादा होगा, मोर वाटर आउटसाइड, तो पानी कहां जाएगा, अंदर जाएगा, तो जब पानी बाहर ज्यादा होता है और पानी अंदर आता, तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक, अति प्रासरण दाबी विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, अति प्रासरण दाबी विलयन बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें इफेक्ट क्या होगा, सेल स्वेलअप, सेल फूल जाएगा, जब पानी बाहर ज्यादा होगा, हायर कंसंट्रेशन पानी बाहर ज्यादा होगा, तो कहां पर पानी आएगा, अंदर आएगा, तो अंदर जब पानी आएगा तो क्या फूल आ जाए, फूल जाएगा। अब किशमिश के अंदर तुम क्या करोगे, ठीक है, किशमिश को पानी में डुबो दोगे तो किशमिश क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, क्योंकि पानी कहां, बाहर ज्यादा था लेकिन पानी अंदर कम था, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो सेल स्वेल अप हो जाएगा, तो वाटर एंटर द सेल। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, पानी अंदर जाता है, तो जब आप क्या करोगे, सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे ना, तो सेल स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा। लेकिन आइसोटोनिक में डालोगे तो सेल में नो चेंजेस, नो चेंजेस। आइए अगला आपका हाइप्रोटोनिक, हाइप्रोटोनिक सॉल्यूशन, अल्प प्रासरण दाबी विलयन, कौन सा है, अल्प प्रासरण दाबी विलयन। तो डेफिनेशन देखिए, तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड इनसाइड द सेल, यानी कि जो सॉल्यूट है वो क्या है, आउटसाइड में ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है और पानी कम है, पानी लेस वाटर है, बाहर में पानी क्या है, कम है, बाहर में मुन्ना पानी क्या है, कम है, इनसाइड द सेल। तो जो सॉल्यूट है वो बाहर क्या है, कंसंट्रेटेड है, सॉल्यूट मतलब नमक, नमक ज्यादा है बाहर और पानी कम है बाहर में, नमक ज्यादा है बाहर और पानी क्या है, कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पानी जो अंदर है ना सेल के अंदर वो बाहर जाएगा, जब पानी बाहर ज्यादा, पानी जब बाहर कम होगा तो सेल के अंदर से पानी बाहर निकलेगा, तो उस कंडीशन में सेल क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो इफेक्ट ऑन सेल, सेल श्रिंक। तो हाइपरटोनिक, ठीक है, हाइप्रोटोनिक जो सॉल्यूशन होगा, जो हाइप्रोटोनिक सॉल्यूशन होगा उसके अंदर सेल क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि पानी बाहर कम है और सेल के अंदर पानी ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा और सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, वाटर लीव्स द सेल। ठीक है, समझ में आ गया। तो तीन प्रकार के सॉल्यूशन में होते हैं, एक होता है आइसोटोनिक, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समप्रासरण दाबी विलयन, एक होता है हाइपोटोनिक जिसको बोलते हैं अति प्रासरण दाबी विलयन, एक होता है हाइप्रोटोनिक, ठीक है, जिसको बोलते हैं अल्प प्रासरण दाबी विलयन। आइसोटोनिक में क्या होता है, बराबर रहता है, सेल बराबर रहेगा। हाइपोटोनिक में क्या होगा, सेल फूल जाएगा। और हाइप्रोटोनिक में क्या होगा, हाइप्रोटोनिक में क्या होगा मुन्ना, तो सेल फूल जाएगा। ठीक है, आइए स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आइए, जो हमने सेल मेम्ब्रेन अभी तक हम पढ़ रहे हैं ना, वो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है मुन्ना, तो देखो, तो सेल मेम्ब्रेन को समझने के लिए हमें एक मॉडल देखना पड़ेगा जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें देखना होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो एक मॉडल का नाम याद रखना इस चैप्टर में, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मोज़ेक मॉडल, जिसको किसके लिए दिखाया गया, तो सेल मेम्ब्रेन के लिए। तो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सप्लेन्ड बाय द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो जो सेल स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है उसको किस मॉडल से दिखाया जा रहा है, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से दिखाया जा रहा है। चलिए, तो इसका जो कॉम्पोजिशन है, जो सेल, ये देखो सेल मेम्ब्रेन है, ये मुन्ना क्या है बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन है, दिख रहा ना, ये आपको दिख रहा ना, ये क्या है मुन्ना, ये तो सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसका बना होता है, तो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कोशिका झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, वो किसकी बनी होती है? तो भैया लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है मुन्ना? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आइए, तो लिपिड लेयर, बाय लेयर, तो ये जो है ना, तो सेल मेम्ब्रेन हैज टू लेयर ऑफ लिपिड। तो ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, लेकिन जो लिपिड है वो दो लेयर का होता है। ये जो लिपिड है वो कितने लेयर का होता है? दो लेयर का होता है। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं इसमें दो लेयर। ठीक है, मैं इसमें तुम्हें दिखा रहा हूं दो लेयर। ये देखो, मैं ये इसमें ये क्या कर रहा हूं, ये इसको डिवाइड कर रहा हूं, ये इसको मैं क्या कर रहा हूं? डिवाइड कर रहा हूं। तो ये ऊपर में, ये एक लेयर ऊपर में हो गया और एक लेयर क्या हो गया? नीचे में हो गया। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो टू लेयर में होता है। सेल मेम्ब्रेन किस में होता है? टू लेयर में होता है, लिपिड के टू लेयर में होता है, इसलिए लिपिड बाय लेयर कहा जाता है। इसकी दो परतें होती हैं। कोशिका झिल्ली की कितनी परतें होती हैं? दो परतें। एक होता है ठीक है, हाइड्रोफिलिक। कौन सा होता है? हाइड्रोफिलिक, वाटर अट्रैक्टिंग फेस आउटसाइड। ठीक है, यानी कि जो हाइड्रोफिलिक होता है, कौन सा होता है? हाइड्रोफिलिक जो होता है, जल रागी। ठीक है, और जल रागी जो सिरा होता है, जो जल रागी सिरा होता है, ये दिखाई दे रहा है हेड वाला, ये सर दिखाई दे रहा है, सर, ये तुम्हें सर दिखाई दे रहा है, ये सर, यही क्या है? हाइड्रोफिलिक है। ये क्या है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या होता है? जो पानी से मोहब्बत करता है। किससे मोहब्बत करता है? पानी से मोहब्बत करता है, उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक कहते हैं। तो जो हाइड्रोफिलिक जो होता है वो वाटर के अट्रैक्ट में होता है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। और इसका जो ये वाला है, जो इसका ये वाला जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये पीला पीला दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक, जो पानी से दूर जाता है। किससे जाता है? पानी से दूर जाता है। तो ध्यान रखना, जो सेल मेम्ब्रेन होता है दो लेयर का होता है। ठीक है, एक लेयर ये ऊपर वाला हो गया, एक लेयर नीचे वाला हो गया। और जो इसका जो लेयर होता है, इसका एक टेल होता है, किसका? हेड होता है। तो जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक जल रागी, और एक होता है जल विरागी। ठीक है, आइए, फॉर्म ऑफ बायलेयर बॉन्डेड प्रोटीन इन मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन देखते हैं, तो प्रोटीन आर एम्बेडेड इन द लिपिड लेयर। तो जो प्रोटीन होता है वो लिपिड लेयर के अंदर होता है। ये लिपिड लेयर दिखाई दे रहा है तुम्हें? तो जो प्रोटीन है वो लिपिड लेयर के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? लिपिड लेयर। ये दिखाई दे रहा है, ये लिपिड का, ये प्रोटीन का क्या है? चैनल है। प्रोटीन का क्या है? चैनल है। ठीक है, तो एक्ट एज अ चैनल और गेटवेज। ठीक है, तो प्रोटीन का जो काम होता है वो क्या करता है? एक गेटवेज होता है, आने जाने का रास्ता देता है। प्रोटीन क्या करता है? आने जाने का रास्ता देता है, हेल्प सब्सटेंस मूव इन आउट। तो प्रोटीन का काम क्या है? तो प्रोटीन का काम है चीजों को आने और जाने देना। क्या करना? आने जाने देना। ठीक है, वाई फ्लूइड मोजिक। ठीक है, ये फ्लूइड मोजिक क्या है? ये फ्लूइड मोजिक क्या है? तो देखो, फ्लूइड मॉलिक्यूल कैन मूव साइडवेज, रोटेट, फ्लिप। तो इसको फ्लूइड मोजिक क्यों कहा जा रहा है? इसको फ्लूइड मोजिक क्यों कहा जाता है? कहा जा रहा है क्योंकि जो ये है, जो हमने ये देखा, क्या कहते हैं, जो हमने क्या कहते हैं, लिपिड जो देखा, ये लिपिड क्या करता है? मूव कर सकता है, फ्लिप कर सकता है, इनके अंदर मूवमेंट है, इसलिए इसे फ्लूइड मोजिक कहते हैं। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड वही चीजें होती है जो बहती हैं। फ्लूइड क्या होती है? जो वो चीजें होती है जो क्या कहती है? बहती है, उनको हम फ्लूइड बोलते हैं। तो फ्लूइड, इसको फ्लूइड मोजिक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये मूव साइडवेज, ये साइड में क्या करती हैं? मूव करती हैं, और ये रोटेट भी करती है, घूमती भी है, और फ्लिप भी मारती हैं। क्या मारती है? ये फ्लिप भी मारती है। तो मोज़ेइक प्रोटीन आर सेक्रेटेड लाइक अ मोज़ेइक पैटर्न। तो ये किसमें होते हैं? मोज़ेइक पैटर्न में होते हैं। मोज़ेइक पैटर्न क्या होता है? ठीक है, तो मोज़ेइक पैटर्न वो होता है, तुमने देखा होगा जब हम घरों में क्या करते हैं, टाइल्स वगैरह लगाते हैं ना, तो उसको हम मोज़ेइक पैटर्न में लगाते हैं। घर के अंदर जो टाइल्स वगैरह होते हैं, मोज़ेइक पैटर्न में हम क्या करते हैं? लगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो होते हैं ये एक पैटर्न में फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये किस में फॉर्म होते हैं? पैटर्न में फॉर्म होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मोज़ेइक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको मोज़ेइक कहा जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ सेल में हमने देखा था, तो फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक। ये कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन कैसे? फ्लेक्सिबल है, ये मुड़ सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं। तो द मेम्ब्रेन इन द फ्लेक्सिबल एंड द मॉलिक्यूल मूव विद इन इट। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। कैसा होता है? लचीला। सेलेक्टिवली परमिएबल, मैंने आपको बताया, चीजों को आने और जाने देता है। अलाउ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बाय द ऑस्मोसिस एंड द, ठीक ना,
तो हेल्प एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द न्यूट्रिएंट इन द वाटर। इन शॉर्ट सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द सेल, कंट्रोल व्हाट एंटर एंड द लीव्स एंड मेंटेन द इंटरनल बैलेंस। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाला भी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, आइए अगला टॉपिक है हमारा, ठीक है ना, अगला टॉपिक अगर हम देखें, ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा सेल वॉल। क्या है अगला टॉपिक हमारा, क्या बेटा, तो सेल वॉल है। अब ये सेल वॉल क्या है, तो ये सेल का दूसरा पार्ट है। ठीक है, सेल का पहला पार्ट आपने क्या पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, लेकिन ये क्या है, एक सेल का एक अलग से पार्ट है जो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। तो सेल वॉल इज फाउंड इन ओनली प्लांट सेल, प्लांट सेल में पाया जाता है। तो प्रेजेंट इन प्लांट फंगी एंड बैक्टीरिया, तो फंगी में भी पाया जाता है और बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो सेल वॉल होता है फंगी और बैक्टीरिया में पाया जाता है और प्लांट में पाया जाता है। अब्सेंट इन एनिमल सेल, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। इसमें नहीं पाया जाता मुन्ना, तो ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो फंक्शन ऑफ सेल वॉल, ये जो सेल वॉल है ये ओनली फॉर प्लांट सेल के लिए है, फंगी के लिए, बैक्टीरिया के लिए। तो इसका ना कुछ तो अलग से वर्क होगा। सेल मेम्ब्रेन का तुमने वर्क देखा, ये चीजों को आने और जाने देता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है मुन्ना, चीजों को आने और जाने देता है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन ये जो सेल वॉल है ये बस केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, तो इसका भी तो कुछ काम होगा, ये भी तो कुछ अलग से तीरंदाज होगा। तो देखो इसकी तीरंदाजी, ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड रिजिडिटी, ये कठोरता, ये क्या करता है, कठोरता प्रदान करता है, रिजिडिटी देता है। ये क्या करता है मुन्ना, तो ये रिजिडिटी देता है, यानी कि ये कठोरता प्रदान करता है। किसको, पेड़ पौधों को। तुमने देखा होगा ना पेड़ पौधे कितने कठोर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए पेड़ पौधों को कठोरता प्रदान कौन करता है, तो सेल वॉल प्रदान करता है। कोशिका भित्ति, इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति क्या करता है इसको, ठीक है, तो ये प्रोवाइड क्या करता है, रिजिडिटी, ठीक है, कठोरता, गिव शेप, ठीक है, ये शेप प्रदान करता है। पेड़ पौधे का शेप किसकी वजह से बनता है, तो सेल वॉल की वजह से ही बनता है। पेड़ पौधों का जो शेप है, आकार है, वो किसकी वजह से बनता है, सेल वॉल की वजह से बनता है। प्रोटेक्ट द सेल, ये क्या करता है, सेल को प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है ना, सेल को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट भी करता है। प्रिवेंट ओवर एक्सपेंशन ब्रस्टिंग, और ये क्या करता है, सेल को फूटने से बचाता भी है। सेल को फूटने से क्या करता है, ये बचाता भी है। तो ये ध्यान रखना, इसका क्या काम है, तो ये कठोरता प्रदान करता है पेड़ पौधों को आकार देता है, और पेड़ के अंदर जो सेल होता है उसको बचाता है। और ये क्या करता है, ब्रस्टिंग यानी कि फूटने से भी बचाता है। इसके की पॉइंट देखें तो सेल वॉल इज अ स्ट्रॉन्ग नॉन लिविंग आउटर लेयर। ये कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है। सेल वॉल क्या होता है, एक प्रकार का नॉन लिविंग होता है। तो सेल वॉल के अंदर जो भी सेल पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, वो डेड सेल होते हैं। इट इज फ्रीली परमिएबल, ठीक है, ये फ्रीली परमिएबल होते हैं। ये कैसे होते हैं, फ्रीली परमिएबल होते हैं। मेड मेनली ऑफ सेल्यूलोज इन प्लांट, ये किसके बने होते हैं मुन्ना, तो ये सेल्यूलोज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, ये सेल्यूलोज के ये बने होते हैं। सेल्यूलोज क्या होता है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। सेल्यूलोज क्या होता है, एक टाइप का क्या होता है मुन्ना, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये मेड मेनली ऑफ सेल्यूलोज इन प्लांट, तो ये जो प्लांट का जो सेल वॉल है किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, तो सेल वॉल किसमें प्रेजेंट नहीं होता है, तो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, आइए ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल, ठीक है, सेल का ऑब्जर्वेशन देखो, आपके बुक में एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि आपको क्या करना है। ठीक है, ओनियन पील लेना और रियो लीफ लेना, या तो आपको ओनियन पील ले लो और रियो लीफ लो। ओनियन पील यानी कि प्याज की झिल्ली लो। प्रिपेयर चिक सेल स्लाइड, और तुम्हें क्या करना है, चिक सेल का क्या करना है, स्लाइड लेना है। दो तरीके का, सुनो, तुम्हें क्या करना है इस एक्सपेरिमेंट में, ओनियन पील लेना है, प्याज की झिल्ली लेनी है और रियो लीफ लेना है। और एक तुम्हें लेना है, ठीक है, गाल के अंदर, गाल के अंदर का जो हमें क्या करना है, सेल लेना है। गाल के अंदर जो होता है ना, ठीक है, अपने जीभ से क्या करो, गाल को क्या करो, टच करोगे तो जो तुम पाओगे ना वही, उसको तुम्हें क्या करना है, उसको निकालना है। स्टैंड विद द मेथिओनिन ब्लू, और फिर तुम्हें क्या करना है, उसको मेथिओनिन ब्लू से क्या करना है, स्टैंड करना है, धुल देना है। ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व करना है। तो जब तुम माइक्रोस्कोप में, ठीक है, ओनियन पील और रियो लीफ को तुम देखोगे ना, तो तुम्हें इस तरीके का दिखाएगा, अरेंज फॉर्म में, ठीक है, रेगुलर दिखाई देगा, रेक्टेंगुलर दिखाई देगा, यूनिफॉर्मली दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, यूनिफॉर्मली, अच्छे तरीके से दिखाई देगा, तुम्हें फॉर्म में दिखाई देगा। इस फॉर्म में ये बना हुआ है, ठीक है, तुम्हें ये फॉर्म में दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन
जब तुम एनिमल सेल यानी कि चिक सेल को देखोगे ना तो ये इरेगुलर होगा। देखो कैसे बना हुआ, ये शेप ही नहीं है उसका, कुछ इसका कोई शेप ही नहीं है। हमारे चिक्स का जो सेल का है उसका कोई शेप ही नहीं है। अरेंजमेंट स्कैटर्ड, ये फैला हुआ होता है। ये कैसा तुम्हें दिखाई देगा, ये फैला हुआ दिखाई देगा। तो जब माइक्रोस्कोप में जब तुम क्या करोगे, ओनियन पील को रखोगे, प्याज की झिल्ली को रखोगे, तो तुम्हें एक अरेंज फॉर्म में दिखाई देगा, यूनिफॉर्मली होगा। लेकिन जो एनिमल सेल यानी कि जो चिक सेल को तुम देखोगे तो ये इरेगुलर होगा, स्कैटर्ड होगा। रीजन क्या है इसका, तो प्लांट सेल है सेल वॉल। इसका रीजन यही है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है, फिक्स शेप होता है। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, इसलिए ये फ्लेक्सिबल होता है। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट को तुम्हें समझ में आ गया कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि जो प्लांट सेल का जो ओनियन का जो पील था वो हमें रेगुलर दिखाई दिया, हमें कैसा दिखाई दिया, एक स्ट्रक्चर में दिखाई दिया, ठीक है। लेकिन जो चिक्स का जो था वो स्कैटर्ड दिखाई दिया। उसका रीजन क्या था कि प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। आइए, एक आपको ऑस्मोसिस का दे रखा है, प्लांट सेल का और एनिमल सेल का ऑस्मोसिस, ठीक है, इन प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। तो देखिए, तो प्लांट सेल का तुम्हें पता ही है, हमने क्या ले रखा है, प्लांट सेल का हमने ओनियन पील ले रखा है। क्या ले रखा है हमने, प्लांट सेल का हमने ओनियन पील ले रखा है। अब उसके बाद ठीक है, जब हम क्या करेंगे, इसको ओनियन पील को, जो ओनियन पील है इसको जब हम पानी में डालेंगे, किसमें डालेंगे, पानी में डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये ठीक है। तो साइज रिमेन सेम, साइज सेम रहेगा, इनर कंटेंट श्रिंक, लेकिन जो अंदर का जो चीजें हैं वो सिकुड़ जाएंगे। जब हम क्या करेंगे, प्लांट सेल को पानी में डालेंगे तो शेप सेम रहेगा, शेप कैसा रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन अंदर की चीजें सिकुड़ जाएंगी। मुन्ना क्या होगा, अंदर की चीजें सिकुड़ जाएंगी, ठीक है, श्रिंक हो जाएंगी। लेकिन एनिमल सेल में क्या होगा, इसका शेप ही चेंज हो जाएगा। इसमें देखो शेप इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। शेप क्या हो गया है मुन्ना, तो शेप चेंज हो गया है, श्रिंक हो गया, पूरा का पूरा सिकुड़ गया है। लेकिन प्लांट सेल जो रहेगा वो सिकुड़ेगा नहीं, अंदर की चीजें सिकुड़ जाएंगी, लेकिन प्लांट सेल का आकार वैसे ही रहेगा। लेकिन जो एनिमल सेल है वो क्या हो जाएगा, पूरा सिकुड़ जाएगा, उसका आकार ही चेंज हो जाएगा। तो व्हाट हैपन, क्या होगा, तो इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन हाइपरटोनिक, ठीक है, हाइपरटोनिक मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है, हाइपरटोनिक, ठीक है, हाइपरटोनिक मैंने आपको बताया अभी। तो वाटर मूव आउटसाइड ऑफ द सेल थ्रू द सेलेक्टली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वाटर जो होगा वो आउट ऑफ द सेल होगा, वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर जाएगा थ्रू सेलेक्टली परमिएबल मेम्ब्रेन, किससे, सेलेक्टिव इनसाइड सेल हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन। तो समझ में आया। तो पानी क्या होगा, बाहर जाएगा। तो पानी जब बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। पानी क्या बाहर जाएगा तो सिकुड़ जाएगा। लेकिन एनिमल सेल का शेप सेम रहेगा और प्लांट सेल का शेप सेम रहेगा, एनिमल सेल का जो शेप रहेगा वो बदल जाएगा, ठीक है। आइए आगे, इंटीरियर ऑफ द सेल, ठीक है, सेल के अंदर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगा। तो देखो सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। एक जो सेल होता है, सेल के अंदर, तो मोस्ट सेल हैव द 3 मेन कंपोनेंट्स। एक सेल के अंदर क्या 3 चीजें होती हैं, सेल के अंदर मुन्ना क्या होता है, 3 चीजें। पहला सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। सेल में प्लाज्मा झिल्ली होती है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य होता है और न्यूक्लियस यानी कि नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक है। तो एक सेल का मेनली क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। तुम सेल वॉल भी ऐड कर सकते हो, लेकिन जो सेल वॉल होता है वो किसमें पाया जाता है, ओनली फाउंड इन प्लांट। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर बाउंड्री होता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, बिल्कुल मैंने पढ़ाया। कंट्रोल एंटर एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस, के चीजों को आने और जाने देता है, ये मैंने आपको पढ़ाया। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ये देखो, ये तो तुम्हें पूरा दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो तुम्हें दिखाई दे रहा कैसा, ब्लू कलर का, हाँ ब्लू कलर का तो तुम्हें दिखाई दे रहा पूरा, ये तो तुम्हें ब्लू कलर का पूरा दिखाई दे रहा है। यही क्या है, साइटोप्लाज्म है। यही क्या है मुन्ना, साइटोप्लाज्म है। यही हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। यही क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म है। तो ये क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म कैसा होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, प्रेजेंट बिटवीन मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस। अब एक बार दिखाता हूं मैं तुम्हें, देखो ये है तुम्हारा जो ग्रीन कलर से दिखा रखा है, जो ग्रीन कलर का लाइट दिखा रखा है, ये सेल मेम्ब्रेन है,
ठीक है। और जो ब्लू कलर का लाइट दिखा रखा है, ये ब्लू कलर का लाइट लाइन दिखा रखा है, ये तुम्हारा साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस है, और ये क्या है तुम्हारा बेटा? ये जो ये पर्पल क्या कहते हैं, हाँ पर्पल कलर में है, बैगनी कलर में, ये तुम्हारा क्या है? न्यूक्लियस है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। न्यूक्लियस साइट ऑफ द मेनी केमिकल रिएक्शन, और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन कहां पर होते हैं? तो साइटोप्लाज्म में ही बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अभी और डीपली पढ़ेंगे, अभी आगे चल के ना और डीपली पढ़ाऊंगा मैं इसको भी, ठीक है ना। तो साइट ऑफ मैनी केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन होने होते हैं वो कहां पर होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो कोशिका के अंदर जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो सब कहां पर होता है? कोशिका द्रव्य के अंदर ही होता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस। तो प्रोमिनेंट राउंड स्ट्रक्चर, ये कैसा होता है? ये राउंड स्ट्रक्चर होता है मुन्ना। कैसा स्ट्रक्चर होता है? ये राउंड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? ये राउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो प्रोमिनेंट राउंड स्ट्रक्चर कंट्रोल और एक्टिविटी ऑफ द सेल, सेल का जितना भी एक्टिविटी होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? तो न्यूक्लियस करता है। इसलिए न्यूक्लियस को हम कंट्रोल ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोलर बोर्ड ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो कंटेंट जेनेटिक मटेरियल, तो सेल के अंदर, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक डीएनए होता है। हमारा डीएनए किसके अंदर पाया जाता है? तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। डीएनए किसके अंदर पाया जाता है? तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है मुन्ना, ठीक है। तो समझ में आ गया कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है। ये यहां पर भी वही दे रखा है, ठीक है। आउटर बाउंड्री, कंट्रोल एंटर स्लीप द, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस, और उसके बाद होल्ड ऑर्गेनल्स एंड द साइट ऑफ द मैनी केमिकल रिएक्शन। द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है। इट कंटेंट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। डीएनए, तो डीएनए किसमें पाया जाता है? तो डीएनए न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। आगे अब आगे बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म के अंदर और क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो साइटोप्लाज्म जो होता है कंटेंट सेल ऑर्गेनल्स, तो इसके अंदर कोशिका अंगक पाए जाते हैं मुन्ना। क्या पाए जाते हैं इसके अंदर? कोशिका अंगक पाए जाते हैं। जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? कोशिका अंगक पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ऑर्गेनल्स स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, सॉरी। तो ऑर्गेनल्स यानी कि ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? कोशिका अंगक क्या होते हैं? ये स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल इन द देयर फंक्शंस, तो देखो पहला सेल ऑर्गेनल कौन सा है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस भी किसमें पाया जाता है? तो न्यूक्लियस भी हमारा साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। तो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है इसे। इसके अंदर डीएनए होता है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, तो नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन हेल्प द ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल। तो मेम्ब्रेन क्या करता है? ईआर एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, अंतर्द्रव्य जालिका, जो अंतर्द्रव्य जालिका है वो क्या करती है? ये ट्रांसपोर्टेशन करती है, चीजों को ले जाती है, लेकर आती है। ये तो ट्रांसपोर्ट का करने का काम करती है। ये तो अभी रफली है, अभी मैं इसको और आगे के पार्ट में डिटेल में समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है। और डिटेल में मैं तुम्हें इनको समझाऊंगा बहुत गहराइयों में। अगला सेल ऑर्गेनल है गोल्जी बॉडी, गोल्जी उपकरण। क्या चाहिए बेटा? गोल्जी उपकरण। इसका काम क्या होगा? तो ये मॉडिफाई करेगा, ठीक है, और ये पैकेजिंग करेगा, प्रोटीन को पैकेज करेगा, और ये हेल्प इन द सिक्रेशन। ये क्या करेगा? सिक्रेशन भी करेगा। ये क्या करेगा? सिक्रेशन भी करेगा। तो गोल्जी बॉडी क्या करेगा? तो ये पैकेजिंग का काम करता है। अभी तुम इतना याद रखो, पैकेजिंग का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल, ऊर्जा, कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। कोशिका को जो भी एनर्जी मिलनी होती है वो किससे मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होता है? तो क्लोरोप्लास्ट ओनली प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल, ठीक है। ये किस काम में आता है? फोटोसिंथेसिस। आपने तुम्हें प्रकाश संश्लेषण पढ़ा ना, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, फोटोसिंथेसिस तुमने पढ़ा है, तो इसमें काम आता है क्लोरोप्लास्ट। वॉक्यूल का काम क्या है? ये क्या करता है? स्टोरेज करता है। ये चीजों को, वाटर को स्टोर करेगा, फूड को स्टोर करेगा, ठीक है। तो और ये वॉक्यूल जो होता है प्लांट सेल में बड़ा पाया जाता है और एनिमल सेल में छोटा पाया जाता है। लाइसोसोम, तो कंटेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम में क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, पाचक रस होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं जो क्या करता है? चीजों को साफ करने में मदद करता है। ब्रेक डाउन द वेस्ट मटेरियल। राइबोसोम क्या करते हैं? ये प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स के नाम है। अभी रफली तुम क्या करो? सेल ऑर्गेनल्स के नाम को याद रखो। डिटेल में अभी अगले पार्ट में पढ़ाएंगे हम, ठीक है। आइए, टाइप्स ऑफ सेल बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। अब टाइप्स ऑफ सेल, सेल क्या होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे।
मुन्ना सेल दो टाइप्स के होते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। क्या होता है? एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब समझो पुराना सेल, प्रोकैरियोटिक मतलब क्या समझोगे? पुराना सेल समझोगे। क्या समझोगे इसको? पुराना सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक तुम क्या समझोगे बेटा? तो इसको तुम पुराना सेल समझोगे। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है तुम्हारा? पुराना सेल होता है। ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक तुम्हारा क्या होता है बेटा? पुराना सेल होता है। ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है, अब सेट है ये। हाँ, तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है? पुराने सेल होते हैं। तो डेफिनेशन देखो, सेल्स विदाउट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, जिनके अंदर अच्छा खासा न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। ठीक है ना, स्पष्ट केंद्रक जिसमें नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। सेल विदाउट अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, इसके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे उनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगा, कोई भी आउटर लेयर नहीं होगा। ठीक है, कोई भी आउटर लेयर नहीं होता इनके अंदर जो भी। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? ठीक है, विदाउट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं। इनके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मेम्ब्रेन नहीं होता है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया याद रखना प्रोकैरियोटिक का। प्रोकैरियोटिक का क्या याद रखोगे? बैक्टीरिया याद रखोगे। इसके फीचर देखे तो जेनेटिक मटेरियल इज नॉट एनक्लोज इन अ न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, जो डीएनए होता है वो एनक्लोज नहीं होता है, बिखरा हुआ होता है। ये कैसा होता है? बिखरा हुआ होता है। कैसा होता है बेटा? तो ये बिखरा हुआ होता है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल इज नॉट एनक्लोज इन अ न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोइड। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। कुछ केंद्रिकाएं, क्या कहा जाता है? केंद्रिका। क्या कहा जाता है? केंद्रिकाएं। जहां पर, ठीक ना, जो जेनेटिक मटेरियल जो है, जो डीएनए है, ठीक है, वो, ठीक है, अच्छे तरीके से नहीं इनक्लोज होता है, अच्छे तरीके से नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड केंद्रिकाएं कहा जाता है। सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? काफी सिंपल होता है। एक्टिविटी अकर डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म, और इनके अंदर जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं, जो भी एक्टिविटी होता है वो डायरेक्टली किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल आर जनरली स्मॉल, प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? सेल छोटे होते हैं। एक से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होते हैं। कितने होते हैं? 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होते हैं। हैड अ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा तुम्हें प्रोकैरियोटिक सेल। आगे बात करता है यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? तो यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है। ये देखो, इसके अंदर पूरा का पूरा न्यूक्लियस बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं बना हुआ था, इसमें गोल मटोल न्यूक्लियस नहीं बना हुआ है, ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन जो यूकैरियोटिक जो सेल है, जो अभी के जो सेल है, उनके अंदर क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। जितने भी तुम्हें ये ऑर्गेनेल्स दिखाई दे रहे हैं, साइट तुम्हें ये ऑर्गेनेल्स दिखाई दे रहे नहीं है जितने भी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, वॉक्यूल्स हो गया, ठीक है, गोल्जी ऑपरेटर्स हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर झिल्ली होती है, क्या होती है इनके ऊपर? ठीक है, कोशिका, ठीक है, इनके ऊपर क्या होती है? झिल्लियां होती है, झिल्ली युक्त होती है ये। इसलिए एग्जाम्पल क्या है? तो हैम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल कौन से है? प्लांट सेल है और एनिमल सेल है। फीचर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। जो इसका स्ट्रक्चर होता है, यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं उनका कॉम्प्लेक्स बहुत ही जटिल होता है, क्योंकि उनको बहुत सारे वर्क को परफॉर्म करना होता है। वेल ऑर्गेनाइज इंटरनल सिस्टम, ये बहुत अच्छे तरीके से क्या होते हैं? ऑर्गेनाइज होते हैं। यूकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं? जनरली लार्जर, बड़े होते हैं। ये क्या होते हैं? बड़े होते हैं, 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होते हैं। हैव अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जटिल होते हैं। ये कैसे होते हैं मुन्ना? तो ये जटिल होते हैं। जटिल क्यों होते हैं? क्योंकि इसको बहुत सारे काम परफॉर्म करने होते हैं। आइए इनके बीच में अंतर देखें, तो ये अब्सेंट न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या होता है? अब्सेंट होता है। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियोइड में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? न्यूक्लियोइड में, केंद्रिकाएं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केंद्रिकाएं में पाया जाता है। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जो, ठीक है, क्या कहते हैं, डीएनए है, वो कैसे कहां पाया जाता है? न्यूक्लियोइड में पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियस क्या होता है? अब्सेंट होता है।
इसमें केंद्रक क्या होता है, एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें केंद्रक कैसा होता है, प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइन होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंडेड का मतलब ये हो गया कि जो भी ऑर्गेनेल्स है, जो भी ठीक है कोशिका अंगक है, उनके ऊपर लेयर होगा वो मेम्ब्रेन होंगे, उनके ऊपर क्या होगा, मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, जैसे ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है, उसी तरीके से ऑर्गेनल्स के ऊपर भी क्या होता है, मेम्ब्रेन होते हैं। तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है, इसमें प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। छोटा कितना होता है, तो ये बहुत छोटा है, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर होता है। ये क्या होता है, लार्जर होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंपल होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है यूकैरियोटिक का, यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, क्योंकि उसको बहुत सारे क्या होता है, फंक्शन को परफॉर्म करने होते हैं। इसका जो एक्टिविटी सीधे सीधे किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन इसका जो एक्टिविटी होता है वो सेल ऑर्गेनल्स में होता है। ठीक है, और बैक्टीरिया का, इसका एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया, और इसका एग्जांपल क्या हो गया, प्लांट सेल और एनिमल सेल हो गया। ठीक है, तो ये अभी तक का ठीक है सेकंड पार्ट का ये टॉपिक, इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। काफी ज्यादा लॉन्ग वीडियो बन चुका है, क्योंकि मैंने बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम क्लियरली तरीके से तुम्हें समझा दिया है। एक बार बस तुम्हें और देखने की जरूरत है, उसके बाद तुम जीवन में इस टॉपिक को कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, उम्मीद देता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है तुम्हें। ठीक है, तो अभी पार्ट सेकंड को यहीं पर रखते हैं, अगले मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट थर्ड में। तो अगर तुम क्या करोगे, पार्ट 1 पार्ट 2 को अच्छे तरीके से तुम क्या कर लोगे, पढ़ लोगे। ठीक है ना, फिर पार्ट 3 लेकर आऊंगा, जिसको मैं बहुत अच्छे तरीके से क्या करूंगा, समझाऊंगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।